औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। मतलब 3x3 की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से पहले कोफैक्टर, माइनर, मैट्रिसेस की टाइप्स। तो आज हम असल में मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके मतलब टाइप से हम स्टार्ट लेंगे, फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, जिस तरह मैट्रिक्स के हमारे पास डेफिनेशन है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed in a large square brackets or parenthesis is known as मैट्रिक्स। देखिए, जब आप मैट्रिक्स जब भी देखते हैं तो आपको नंबर एक तरह से अगर आप गौर करें तो नंबर्स किस शक्ल में लिखे हुए नजर आते हैं। आमतौर पर आप कह सकते हैं एक अरे मतलब स्क्वायर की शक्ल में लिखे हुए नजर आते हैं। जिस तरह फर्ज करें अगर ये मैट्रिक्स है, एक जनरल मैट्रिक्स कोई भी ना, तो इसमें अगर आप देख लें तो ये देखें बिल्कुल एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है। मतलब स्क्वायर नहीं तो एक रेक्टेंगल बना हुआ होता है। मतलब आपको मैट्रिसेस में जो मतलब में जो नंबर्स नजर आते हैं ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं या रेक्टेंगल की शक्ल में नजर आते हैं या आपको ये एक स्क्वायर की शक्ल में नजर आते हैं। ठीक है, तो मतलब एक नंबर्स को जब एक लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस मतलब ओपन ब्रैकेट्स जो नहीं होते हमारे पास, उनमें अगर एक नंबर्स को बंद कर दिया जाए किस शक्ल में, रेक्टेंगुलर शक्ल में। मतलब नंबर्स को रेक्टेंगुलर शक्ल में एक स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए तो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप को हम क्या बोलते होते हैं, मैट्रिक्स बोलते होते हैं। दोबारा मैं बता दूं, जब भी हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को एक लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम क्या बोलते होते हैं, मैट्रिक्स बोलते होते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से। और इसकी बहुत अगर आप शॉर्ट एक नोटेशन देते हो तो वो क्या है, ए आई जे। मतलब इसमें एलिमेंट्स होंगे ए आई जे की फॉर्म में। आई जे क्या है, ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट ए आई जे की पोजीशन को शो करता है। आई इसमें हमारे पास रो होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जे हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है, मतलब वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो एक सिंगल एलिमेंट ए आई जे को ब्रैकेट में बंद कर दो। आई उसकी मतलब रो की पोजीशन बताता है और जे उसकी कॉलम की पोजीशन बताता है। और फिर अगर आप बिल्कुल जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखना चाहते हो, जिस तरह फर्ज करें एन क्रॉस एन, मतलब एन क्रॉस एन क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। मतलब फर्ज करें अगर हम कहते हैं कि या जनरल अगर मैं बोलूं एम क्रॉस एन, तो एम क्रॉस एन का क्या मतलब होता है कि एम रो है उसमें और एन कॉलम है। तो फर्ज करें अगर एन क्रॉस एन मतलब जनरल रो है हमारे पास और जनरल कॉलम्स है हमारे पास, तो उसमें जनरल फॉर्म फिर हमारे पास मैट्रिक्स की ये होगी A11 A12 A1n। ये पहला रो हो गया एक तरफ से, A21 A22 A2n दूसरा रो, अप टू सोन करते करते आप AM1 AM2 AMN, मतलब M क्रॉस N मैट्रिक्स है। M इसमें रोज हो गए और ये एक मतलब ये एक दो तीन अप टू सोन एन तक ये हमारे पास कॉलम्स है। एम रोज हो गए इसमें और एन क्या है, हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारे पास मुराद है द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह हम एक तरह से मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या बात करते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसको हम क्या लिखते होते हैं, प्रोडक्ट शक्ल में। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम प्रोडक्ट शक्ल में लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जरब देते हैं। मतलब अगर फर्ज करें एक मैट्रिक्स उसमें दो रोज और दो कॉलम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 4 है। हम जरब नहीं देते होते, मल्टीप्लाई नहीं करते होते, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सादा अल्फाज में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते होते हैं, लेकिन हकीकत में प्रोडक्ट नहीं देते होते। ठीक है, एम हमारे पास नॉर्मली रोज है और एन हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। फिर अब हम जरा बात करते हैं मैट्रिक्स। आई होप आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से बता दूं कि जब भी नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में बंद किया जाए तो फॉर्म क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, मतलब एम क्रॉस एन अगर मैट्रिक्स हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एम रोज और एन कॉलम्स हो, तो मतलब इसको आप जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें एम रोज है और ये एन कॉलम्स है। ठीक है,
अब हम आते हैं मैट्रिसेस के टाइप्स की तरफ। तो मैट्रिक्स के टाइप में हमारे पास जो पहला टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितनी भी हो सकते हैं, हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ एक ही हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस तरह आप इस मैट्रिक्स को देख लें, इसमें चलिए दूसरी वाली को देख लें। इसमें आप देखें सिर्फ एक रो है, 1 2 3 से लेकर 20 तक एक ही रो है। लेकिन कॉलम्स इसमें कितने हैं? 20 कॉलम्स हैं, मतलब 1 2 3 अप टू 20 कॉलम्स है इसमें। रो तो इसमें सिर्फ एक ही है, लेकिन कॉलम इसमें क्या है? 20 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिसेस हमारे पास क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो एक कॉलम हो और रोज जितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम तो सिर्फ एक ही हो और रोज जितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जनरल ऑर्डर हमारे पास m×1 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते होते हैं। जिस तरह आप देख लें, यही मैट्रिक्स को देख लें, इसमें कॉलम तो एक है लेकिन रोज हमारे पास क्या है? 20 हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास अब क्या हो गया? 20×1 है। और ऊपर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये जो रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास 1×20 है। इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1×20 है और इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर ये 20×1 है। ठीक है। फिर अगली आती है हमारे पास क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होती है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, किसी भी किस्म की ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते होते हैं? हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते होते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। जिस तरह अगर आप देख लो, ये मैट्रिक्स है ABCDEF, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जिस तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स है ABCDEFGHI। अब देखें इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। या अगर आप इसको जनरली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब n×n। मतलब ऊपर तो हम जनरली m×n पर बात कर रहे थे, यहाँ पर n×n, मतलब n× कोई भी n×n मैट्रिक्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो क्या होंगे हमारे पास? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें फिर फर्ज करें यही हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसमें जनरल n रोज हैं और जनरल n कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे हमारे पास। अब देखें A11 से लेकर A1n तक, A21 से लेकर A2n तक और जनरली AN1 से लेकर AN तक। तो देखें इसमें जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये A11 हो गया, A22 हो गया, ANN हो गया। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसी मैट्रिक्स के ऐसे एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन ऐसी हो कि उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे हो, मतलब वो सेम रो और सेम कॉलम में हो। एक ऐसा एलिमेंट जो सेम रो और सेम कॉलम में हो, ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है? डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। जिस तरह आप देखें A11 को देख लें, ये पहले रो और पहले कॉलम में, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। A22 दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। ANN nth रो और nth कॉलम में है। मतलब फर्ज करें अगर रोज और कॉलम 10 हैं, तो ये अगर 10 रो और 10 कॉलम में है तो फिर ये भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में एक जैसी हो, वो कैसे एलिमेंट्स होते हैं? वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। फिर आगे हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या है? 0 एलिमेंट्स एवरीवेयर एक्सेप्ट एट लीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब पहली बात तो ये याद रखें कि इस में डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसे एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन ऐसी हो कि उनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे नहीं है। मतलब फर्ज करें डायगोनल में एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है, वो तो फिर लाजमी तौर पर 0 होगा। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि ये एलिमेंट्स क्या कहलाए जाते हैं? ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा और जितनी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के अलावा, इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। मतलब जिस तरह A12 अब नॉन डायगोनल एलिमेंट है,
A21 एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की पोजीशन एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास 0 होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम डायगोनल एलिमेंट्स भी डायगोनल मैट्रिक्स में 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जिस तरह ये A11, A22, A33 ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 होंगे डायगोनल में। अब A11 भी 0 है तो कोई मसला नहीं, A22 भी 0 है फिर कोई मसला नहीं, लेकिन फिर A33 को लाजमी तौर पर नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट में सादी सी बात है कि कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट क्या हो? नॉन जीरो हो, ठीक है। जिस तरह आप इस मैट्रिक्स A को देख लें, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब B को देख लें, इसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें सिर्फ एक ये जो 5 है नॉन जीरो है, तो ये भी अब हमारे पास क्या हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। फिर आगे आता है हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स का जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं और एक जैसे होते हैं। बाकी तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो मतलब क्या होते हैं? जीरो होते हैं एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स में। लेकिन जो इसके मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो स्केलर मैट्रिक्स के जीरो होते हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स के नॉन जीरो होंगे और एक जैसे होंगे, मतलब एक जैसी शक्ल में होंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि देखें जिस तरह अभी आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर मैंने जो ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये A और B वाली, अब ये डायगोनल मैट्रिसेस हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिसेस नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि तमाम डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप हर स्केलर मैट्रिक्स को तो डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स बोल सकते हो। जिस तरह हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका जो एक नॉन जीरो एलिमेंट डायगोनल का होना चाहिए वो बात पूरी हो रही है एक तरह से, मतलब इसके तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? डायगोनल के नॉन जीरो हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स में एक डायगोनल एलिमेंट भी नॉन जीरो है तो वो बात हमारे पास काफी होती है। लेकिन स्केलर में तीनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? नॉन जीरो भी होंगे और एक जैसे भी होंगे, तो इसलिए आप हर स्केलर को तो डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस सिंपल सी बात है कि ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब स्केलर मैट्रिक्स होगी, लेकिन इसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? आइडेंटिटी मतलब 1 के बराबर होंगे, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होती। जिस तरह आप इसी मैट्रिक्स को देख लो, इस मैट्रिक्स A को देख लो, ये स्केलर मैट्रिक्स तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर आगे हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम या जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो? जीरो हो हमारे पास। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो वो हमारे पास क्या होती है? नल मैट्रिक्स होती है। और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ये तो बहुत लो लेवल का है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है? मतलब अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो डिटर्मिनेंट में हम ये करते हैं कि इस एलिमेंट को मतलब करस्पॉन्डिंग अपोजिट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब A को D से और B को C से मल्टीप्लाई करके और इनको फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। ये तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का एक वो है, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है। अब आगे हमारे पास ये क्या आएगा? माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा हमारे पास? माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो जिस तरह आप लोग डेफिनेशन देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका एलिमेंट का माइनर हम कैसे मालूम करते होते हैं? अगर फर्ज करें Aij उसका एलिमेंट है, उसका अगर हमने माइनर मालूम करना है तो इसको डिनोट हम कैपिटल Mij से करते हैं। और ये किस तरह मालूम किया जाता है? ये इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय ड्रॉपिंग आउट द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। मतलब फर्ज करें ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 कोई भी 3 क्रॉस 3 जनरल मैट्रिक्स है हमारे पास, हम इसमें एलिमेंट A11 का माइनर मालूम करना चाहते हैं, तो A11 के माइनर को हम कैपिटल M11 से डिनोट करेंगे। और इसको मालूम करने का क्या तरीका आप जानते हैं कि इसमें हम चूंकि ये एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम में है तो इसका हम क्या करेंगे? पहला रो
और पहले कॉलम को डिलीट कर देंगे। रह क्या जाएगा, जो रह जाएगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मतलब जब भी किसी एलिमेंट का माइनर मालूम करना होता है हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उनको हम डिलीट कर देते हैं, बाकी जो भी एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका हम क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये A23 का। अब आप लोग देख लें, अगर ये मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, ए बराबर है 1 2 3 6 5 4 और 7 8 9 के, आपने ये माइनस M11 M12 M13 और M22 मालूम करने हैं। तो अगर आपको कहा जाए M11 मालूम कर लें तो उसी तरह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें, रह जाएगा 5 और 8 9, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें विच इज इक्वल टू 13। ये बातें मैं डिटेल से इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये आप लोगों को आती भी होंगी आई होप, और बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में ही नहीं जाता। जिस तरह अगर आपको M22 मालूम करने का कहा जाए तो M22 अगर आपने मालूम करना है तो बस दूसरा रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर दें, जो बाकी बच जाए उसका क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें। तो 1 3 7 9 बच जाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आप लोग ले लें। ठीक है, फिर आगे है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, ये हम कैसे मालूम करेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स हम इस तरह करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो इसका कोफैक्टर, एक एलिमेंट का कोफैक्टर aij का, aij एक एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल aij से, और ये बराबर होता है -1 पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ डेट एलिमेंट। मतलब एक तरह से बात क्या हुई, -1 अब इसके साथ इस फॉर्मूले में है ना, मतलब कोफैक्टर के फॉर्मूले में माइनर है हमारे के माइनर भी मौजूद है हमारे पास, और ये -1 पावर i प्लस j भी मौजूद है। अब आपको पता है कि -1 की पावर या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो अगर -1 की पावर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो फिर कोफैक्टर एक्चुअली उस एलिमेंट का माइनर बन जाता है। मतलब अगर -1 की पावर पॉजिटिव है तो फिर एक एलिमेंट का कोफैक्टर एक्चुअली उस एलिमेंट का माइनर बन जाता है। लेकिन अगर एक एलिमेंट अगर -1 की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो फिर एलिमेंट का कोफैक्टर एक्चुअली नेगेटिव ऑफ डेट माइनर ऑफ एन एलिमेंट बन जाता है। मतलब एलिमेंट का कोफैक्टर फिर -1 इंटू माइनर ऑफ डेट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो उसमें हमारे पास अगर 1x इसमें मतलब इसका माइनर अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं ना, मतलब 3x3 मैट्रिक्स है, इसका में फर्स्ट रो 1 और रो कॉलम 1 में जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरे रो 1 और कॉलम 2 का एलिमेंट का कोफैक्टर नेगेटिव, रो 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट का कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, अगर रो 1 और कॉलम 3 को देख लें तो -1 पावर 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1 पावर 4 एंड इट इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो इस तरह ये इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स होंगे, मतलब इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ठीक है, तो अब अगर आपको कहा जाए कि कोफैक्टर मालूम करें, तो फर्ज करें कोफैक्टर A11 और A21 ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप इसके कोफैक्टर्स मालूम करें तो A11 में किसके बराबर होगा, बाय फॉर्मूले में i और j की वैल्यू क्या पुट कर लें, 1 पुट कर लें, तो ये बराबर होगा A11 इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो ये तो चूंकि पॉजिटिव आएगा तो बस ये +1 हो जाएगा, बाकी M11 ये आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। इसी तरह A21 विच इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 पावर 3, मतलब नेगेटिव इंटू M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो भी आ जाए उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो A21 हमारे पास -1 इंटू -6 विच इज इक्वल टू +6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते को इंशाल्लाह फिर ये 3x3 के डिटर्मिनेंट पर फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख भी लें, आसान है लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह बात कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।